की बात करें तो बिंदु में न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। यानी इसकी कोई लेंथ नहीं, इसकी कोई ब्रेथ नहीं और इसकी कोई हाइट नहीं होती है। इससे आगे हम अगर बढ़ें तो असंख्य बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा का निर्माण करते हैं, और ये रेखा का प्रतीक है, इधर भी तीर रहेगा और इधर भी तीर रहेगा। अगर हम इसका नामकरण ए और इसका नामकरण बी करें तो हम इसको लिख सकते हैं रेखा ए बी। ये हमारा असली चिन्ह हुआ और हम इसको व्यक्त करने के लिए इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रेखा कई प्रकार का होता है, जैसे वक्र रेखा, सीधी रेखा, तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा, एक से ज्यादा रेखाएं होंगी इस समानांतर रेखाएं में, यानी बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर यहाँ बीच की दूरी डी है तो यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी होगा। यानी समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनके बीच में दूरी हर जगह समान रहता है। जैसे हम रेल की पटरी को देख लें, रेल की पटरी को, तो क्या है, वो समानांतर रेखा के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे आता है रेखाखंड। ये है रेखा, अब आएगा रेखाखंड। और इस रेखा में अगर हम बात करें तो ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। और रेखाखंड में क्या होगा कि कहीं हम ऐसे इसको ब्रेक कर दें, यानी ये वाला चीज नहीं रहेगा और ये वाला चीज नहीं रहेगा। अगर हम इसका ए और बी नाम रखें तो रेखाखंड ए बी को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एरो है दोनों तरफ, यहाँ एरो नहीं है, यानी यहाँ एंड पॉइंट है, समाप्ति का चिन्ह है। इससे आगे आता है किरण। तो किरण में एक फिक्स पॉइंट होता है और एक अनंत होता है, यानी हम इसको किरण कहेंगे। अगर ए और बी नाम इसका रखें तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ एंड पॉइंट है और ये क्या है, अनंत है, तो हम इसको किरण कहते हैं। अब किरण के बाद आता है कोण। तो एक ही बिंदु से दो दिशाओं में अगर दो किरण जाती है और बीच में जितना झुकाव होता है, यानी ये थीटा, हम इसी को कोण कहते हैं। अगर हम इसका नामकरण कहें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या है, ये शीर्ष है, शीर्ष को हम ओ कहेंगे। तो यानी कोण ए ओ बी, जो बीच में रहेगा वही कोण को दर्शाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थीटा जगह, ये हमारा कोण है। अब आगे हम बात करते हैं कि कोण आगे कितने प्रकार का होता है। तो कोण बहुत प्रकार का होता है, जिसमें से ये कोण है न्यून कोण। न्यून कोण का बाउंडेशन है कि वह 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। न्यून कोण का क्या मतलब है कि वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो ये देखिए एक बिंदु है, इस बिंदु से हम दो दिशाओं में किरण को ले जाते हैं, तो ये बीच में क्या बना, यही कोण बना, ये ओ और ये ए और ये बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अब बात आती है समकोण की। तो वह कोण जो बिल्कुल 90 अंश का होता हो वही हमारा समकोण होता है। जैसे
ये हमारा बिंदु हो गया। इस बिंदु से हम इस दिशा में एक किरण ले जाते हैं और इस बिंदु से हम ऊपर की तरफ ऐसे लंबवत ले जाते हैं और यही जो हमारा ये 90 डिग्री बना, यही हमारा क्या है, समकोण है। अगर हम इसका ए, ये इस शीर्ष का नाम ओ और बी रखें तो कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश होगा। यही हमारा समकोण होगा। अब देखिए अधिक कोण का बात करते हैं। अधिक कोण का मान 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये तो रहा हमारे पास 90 अंश। तो इससे क्या होगा, इस तरह जाएगा, यानी ये टोटल ये 180 नहीं होगा हमारा, ये होगा। तो ये आएगा, ये रहा आपका एक कॉमन पॉइंट और इससे इस दिशा में और इससे इस दिशा में ए ओ बी। तो ये जो कोण बना, कोण ए ओ बी थीटा, यही हमारा क्या है, अधिक कोण है। अब देखिए सीधा कोण, हम इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में आता है वे जो एक सीधी रेखा में बनता है। कहाँ बनता है, सीधी रेखा में, और ये बिल्कुल 180 अंश के बराबर होता है। थीटा बराबर कितना होता है, 180 अंश। ये देखिए ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट और इससे एक इस दिशा में और इसी कॉमन पॉइंट से हम इसके ठीक विपरीत दिशा में पीछे ऐसे ले जाते हैं। ये रहा दो किरण, ये रहा कॉमन पॉइंट यानी शीर्ष है, और इससे हम इस दिशा में और इसके ठीक विपरीत दिशा में आए और इसका हम नामकरण ए और बी और इसका ओ रखें। तो ये जो एंगल बन रहा है यही हमारा 180 है और इसी को हम सीधा कोण कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं अगला कोण है प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण कहता है कि वह 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो इसका चित्र कुछ इस तरह बनेगा। ये रहा हमारा एक कॉमन पॉइंट, यहाँ से एक दिशा में एक किरण और इससे हम इस तरह ले जाते हैं, यानी हमें पूरे यहाँ 360 नहीं बनाना है और 180 भी नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। तो ये जो हमारे पास ये कोण आया, ये ए, ये ओ और बी है, इसी को हम प्रतिवर्त कोण कहेंगे। और एक आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण वो जो पूरे 360 अंश का बनाता हो, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए अगला कोण है, अगला कोण है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अगर दो तिर्यक रेखाएं इसके जैसा अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है तो इस वाले कोण के बराबर ये होगा और इस वाले कोण के बराबर ये वाला होगा। कहीं भी दो रेखाएं ऐसे काट दे, ये क्रॉस है, कुछ भी हो, तो हमें ये और इसके बराबर, ये और इसके बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखिए इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है, 2 है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में
क्या होते हैं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर दो समानांतर रेखाओं को अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है। ये रहा ए बी सी डी, इसे हम एक तिर्यक रेखा के द्वारा काट देते हैं। ये सी पे काट दी, ये डी पे काट दी। तो अब देखिए, अगर हम इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या क्या होता है। नाम पे मत जाइए, नाम बदल सकता है, कभी ए बी सी डी कह सकता है, कभी एक्स वाई जेड कह सकता है। बस आप पोजीशन पे ध्यान दीजिए कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कहाँ कौन सा पोजीशन पे कौन सा कोण बन रहा है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, और वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण देखने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना होगा। एक सीधा जेड को ध्यान देना है और एक उल्टा जेड को ध्यान देना है। एक सीधा जेड को और एक उल्टा जेड को। सीधा जेड में ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, नंबरिंग चाहे जो भी हो पोजीशन यही रहेगा, और ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर होगा अंतः एकांतर कोण के आधार पे। तो देखिए, अगर हम ए से सी तक चले और डी से यहाँ ई होगा, ए से सी और ई से डी तक चले तो ये हमें जेड दिखाई दे रहा है। तो जेड का मतलब क्या होगा, ये वाला 4 किसके बराबर होगा, 6 के, यानी कोण 4 बराबर कोण 6, इतना हो जाएगा। अगर उल्टा देखें ऐसे तो ये 3 इस 5 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। ये क्या है, आंतरिक अंतःकोण। तो आगे हम बात करते हैं आप कि जब आंतरिक एकांतर कोण है तो बाह्य एकांतर कोण भी होगा। अगला है बाह्य एकांतर कोण, और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, अगर हम इस एक को देखें, ये तो 1 2 3 4, ये 4 कोण की क्या कहाँ है, अंदर में। अब देखिए, यही है हमारा बाह्य एकांतर कोण। तो कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण होगा कोण 7। क्या होगा, कोण 1 के बराबर कोण 7, और इस 2 के बराबर कौन सा कोण होगा, कोण 8। कोण 2 बराबर कोण 8। अगला कोण बनाते हैं। अगला कोण है संगत कोण। संगत कोण, और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें डायरेक्शन को ध्यान देना है। अगर ये वाला डायरेक्शन है तो नीचे यही वाला डायरेक्शन आएगा, तभी आपस में ये संगत होंगे। अगर इस डायरेक्शन की बात करेगा तो अगला वाला इसी डायरेक्शन में बात करेगा। अगर कोई ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है तो इसके संगत ये वाला कोण होगा।
यही वाला चिन्ह हमें यहाँ ढूंढना है। तो अब देखिए ये जो कोण एक है, तो कोण एक कैसे है, ऐसे है, कैसे है, ऐसे है। तो कोण एक के जैसा कौन कोण है, कोण 5 है। तो ये हमारा आ जाएगा कोण एक बराबर कोण 5। देखिए ये सेम डायरेक्शन में बन रहा है। उसी तरह कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6, क्योंकि हम ऐसे और ऐसे देख रहे हैं इसको डायरेक्शन में। कोण 2 बराबर कोण 6। उसी तरह ये नीचे वाले डायरेक्शन को देखिए, तो कोण 4 का डायरेक्शन कोण 8 के डायरेक्शन के बराबर है। कोण 4 बराबर कोण 8। उसी तरह ये देखिए कोण 3 का डायरेक्शन कौन सा है, ऐसे है, तो नीचे भी ऐसे होना चाहिए। तो कोण 3 का डायरेक्शन कोण 7 के बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 7। ये हमारा क्या है, संगत कोण है। अब देखिए, अब हम इसमें शीर्षाभिमुख कोण ढूंढेंगे। शीर्षाभिमुख कोण ढूंढेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये 2 4 के बराबर हो जाएगा, और ये 1 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये 5 7 के बराबर होगा, और ये 6 8 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। क्योंकि ये सारे एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं रैखिक युग्म कोण। वे 2 कोण जो ऐसे एक सीधी रेखा में बनाते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको सीधी रेखा मानते हैं तो 1 और 2 क्या है, आपस में रैखिक युग्म है। उसी तरह ये नीचे वाला कोण 4 और कोण क्या है, आपस में क्या है, रैखिक युग्म कोण है। उसी तरह अगर हम इसको सीधा माने तो कोण 2 और कोण 3 क्या है, रैखिक युग्म कोण है। उसी तरह 1 और 4 भी क्या है, रैखिक युग्म कोण है। और सेम पैटर्न नीचे भी लागू होगा। तो हम इसको लिखेंगे, और रैखिक युग्म कोण मिलकर कितना बनाता है, 180 अंश बनाता है। तो हम अगर कहें तो कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, आपस में रैखिक युग्म कोण है, तो ये 180 बनाएगा। उसी तरह कोण 4 प्लस कोण 3 180 अंश बनाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, रैखिक युग्म कोण है। उसी तरह इसको अगर सीधी रेखा मानते हैं तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और कोण 1 प्लस कोण 4 ये भी क्या है, 180। उसी तरह नीचे भी है, 5 और 6 मिलकर कितना बनाएगा, 5 प्लस कोण 6 180, कोण 8 प्लस कोण 7 180, 6 प्लस 7 कोण 6 प्लस कोण 7 180। उसी तरह कोण 8 प्लस कोण 7, कोण 8 प्लस कोण 7 ये भी कितना बनाएगा, 180 अंश बनाएगा। क्योंकि सारे एक दूसरे के क्या है, रैखिक युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए क्रमबद्ध अंतःकोण, तो क्रमबद्ध अंतःकोण भी मिलकर कितना बनाते हैं, 180 अंश बनाते हैं, 180 अंश बनाते हैं। अब देखिए इस चित्र में अंतःबद्ध अंतःकोण कौन कौन सा है,
तो ये देखिए अंदर ये 4 और ये 5 एक दूसरे के क्या है, क्रमबद्ध अंतःकोण है, और यही 4 और 5 मिलकर 180 अंश बनाएंगे। उसी तरह इधर देखिए कोण 3 और कोण 6 आपस में क्या है, क्रमबद्ध अंतःकोण है, और ये भी मिलकर कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180। यह हमारा क्रमबद्ध अंतःकोण है, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा।